नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026 से 27 के मद्देनजर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन को संबोधित किया। सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग बढ़ा दी है और परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और निगरानी व्यवस्था को ऋढ़ किया गया। विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी सक्रिय रखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि बजट सत्र शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। आप कोई बहानेबाजी नहीं करो, सबके ऊपर करेंगे। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इसी सन 2026 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मेरी सरकार समस्या को समाधान तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए उपलब्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करते दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की है। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। इसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन से साथ ही कर दी गई थी। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है जो प्रदेश के पहचान को विशिष्ट बनाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के महापुरुषों जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब, अहिल्याबाई होलकर, धरती आबा बिरसा मुंडा एवं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां पावन शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती वर्ष उन्हें नमन किया। लोह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संपन्न कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ किया। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित की गई। उरैया मेडिकल कॉलेज का नाम पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज किया गया। भारत
रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का संदेश देता है। वहाँ साकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का विस्तारवार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया। 2 को मृत्युदंड की सजा हुई तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को राशि के अंतर्गत निरुद्ध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4,137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है। ये शिविर विधानसभा के बजट सत्र के अवसर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य शिविर में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और सभी आवश्यक जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार से वार्ता की और आयोजित स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी बजट सत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पत्रकार उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मित्रों, मैं विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण समेत सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा।
दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर का दौरा है। सड़क मार्ग से बता दें कि तपोधाम आश्रम जाएंगे सीएम योगी। करीब 1 घंटे आश्रम कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सड़क मार्ग से तपोधाम आश्रम जाएंगे सीएम योगी। करीब 1 घंटे आश्रम कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की है। इस मुलाकात में विभिन्न राज्य संबंधी मामलों और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात में राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजना और उनके क्रियान्वयन पर भी विस्तार से जानकारी साझा की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आगामी कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों पर सुझाव और मार्गदर्शन दिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना पुलिस ने नकली
लीवर दवा और बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रसिद्ध कंपनी के नाम पर नकली लिव-52 दवा तैयार कर अलग अलग जिलों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली टैबलेट, रैपर, पैकिंग सामान और एक कार बरामद की है। जांच में सामने आया है कि गिरोह पिछले कई महीनों से कम कीमत पर नकली दवाओं की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, एक खुलासा हुआ है जिसमें लीवर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दवाई लीवर सब्स्टिट्यूट बन रही थी। क्या है पूरा मामला? कितने लोग पकड़े गए हैं? क्या बरामद की है? किस तरीके से बनाते थे? किस तरीके से सप्लाई करते थे? 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली-52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं उनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाइस भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती है तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग ने इसमें क्या है कैसे पूरी चीज़ों की जाँच छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इस हिसाब सर, से ये लोग कहाँ सप्लाई करते थे और कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया? बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं और क्या ये जो ओरिजिनल दवाई है उसकी कुछ सस्ती दिया करते थे? किस वजह से ग्राहक मेडिकल स्टोर वाले हैं वहाँ आकर्षित हो जाते थे ले लेते? अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपए में एक डिब्बी तैयार होती थी इनकी और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपए में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो एमआरपी इसकी है 280 रुपए डिब्बी होती है। इस प्रकार से भारी मार्जिन था और दुकानों पर इन्होंने जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है उस हिसाब से दुकानों को सप्लाई करते थे। तो कितने राज्यों में सप्लाई किए, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो इस पर छानबीन की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने स्वीकार किया है उसमें कुछ माल सामने दिया था, कुछ माल इन्होंने दिया था और अलीगढ़ में दिया, जहाँ से अलीगढ़ में माल इनका वापस हो गया। सर, क्या इस दवाई से कुछ नुकसान भी हो सकता था? इस चीज को भी लेके आप लोग आगे जांच कर रहे हैं? ये परीक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे सब चीज़ों का फिर विवेचन होगा। क्या बिल भी दिया करते थे? हाँ, बिल वगैरह सबको देंगे। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित का। मोहित, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, गाजियाबाद क्राइम पुलिस और स्वाट टीम पुलिस ने जो है 7 नकली दवाइयों का कारोबार का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 50,000 जो है टैबलेट बरामद की गई है, बस बरामद किए गए हैं और डिब्बियां जो जिनमें दवाइयां रखे थे वो बरामद की है। आपको बता दूं, इनके कब्जे से जो बरामद की गई जो नकली दवाई बनाते वो लिव-52 नामक जो टैबलेट होती है, जो व्यक्ति के लिवर के लिए काम होती है, तो ठीक करने के लिए काम आती है, भूख न लगना या आदि चीजों में यूजफुल होती है। उसकी जो है बड़ी मात्रा में इनसे खेत बरामद की है। ये लोग जो है हरियाणा से माल बनवाकर और मेरठ से जो है उनके डिब्बियों के रैपर बनवाकर उनको पैक करके गाजियाबाद सहित एनसीआर में जो दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे। तो बीते दिनों जो है मुरादनगर पुलिस को सूचना मिली कि फर्जी दवाइयां हैं वो बेची जा रही थी, जिसको पुलिस की टीम गठित की गई और उसका आज जो है 5 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जी मोहित, पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह के और अहम खुलासे हुए हैं और अब पूछताछ भी होगी, तो क्या लगता है मामला किस तरफ और मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक डिलीवरी बॉय से लेकर और जो डॉक्टर पैसे तक जो पैदल है, जो डॉक्टर नाम जाने वाले हैं, वो तक पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं। जिन्हें मैं आपको बता दूं, जो पहले आरोपी हो मयंक अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, तुषार ठाकुर और आदर्श साधु और नितिन त्यागी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और भी जो खुलासे होंगे वो जल्द कर दिए जाएंगे। जी बता। ठीक है मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तंबाकू कारोबारी के बेटे द्वारा तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से 4 से अधिक लोगों को टक्कर मारने का मामला सामने आया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल लग्जरी कार को जब्त कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक की हार्ट अटैक से अचानक से मौत हो गई। युवक अपनी कार में डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। इसी दौरान वह अचानक से जमीन पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 4 युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। यह घटना बता दें कि जगतपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर जलौनी के पास निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही कार ने सड़क किनारे चल रही महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सीओ सहित पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। थाना बीटा 2 पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए एकत्रित हुए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ग्रेटर नोएडा अरविंद कुमार ने बताया है कि सूचना मिलने पर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज थाना बीटा 2 पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति थाने क्षेत्र के अक्षर में धर्म परिवर्तन कराने हेतु एकत्र हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 2 व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें पूछताछ हेतु थाने लाया गया। एक ने अपना नाम सुरेश, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और वर्तमान में सिग्मा 2 में रहता है, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रकिरण और अक्षर का रहने वाला बताया। इस संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।